चलिए तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपका पढ़ाई लिखाई लगातार चल रहा होगा। और यह बायोलॉजी का चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं और आज यह पूर्ण रूप से यह चैप्टर समाप्त कर देंगे पार्ट 3। चलिए यहाँ से जो है शुरू करते हैं कि प्रत्यावर्ती क्रिया या प्रत्यावर्ती चाप किसे कहते हैं। प्रत्यावर्ती क्रिया या प्रत्यावर्ती चाप किसे कहते हैं, तो कहिएगा, क्या कहिएगा कि मनुष्य में कुछ क्रिया अपने आप घटित होता है, जिसे दिमाग से कोई लेना देना इसे नहीं है। प्रत्यावर्ती क्रिया में दिमाग से लेना देना कुछ नहीं है। जैसे कहता है ना कि दिमाग जो है, दिमाग के पास संवेदना भेजता है, वो जो है वहाँ से ऑर्डर देता है, रिसीवर रिसीव करता है। तो इस प्रकार से यहाँ प्रत्यावर्ती क्रिया में बिल्कुल नहीं होता। प्रत्यावर्ती क्रिया का मेन काम क्या है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मनुष्य में कुछ क्रिया अपने आप घटित होता है जिसे प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि उधर से कोई गाड़ी आ रहा है और उससे एकदम कस के फॉक्स मार रहा है। अब वहाँ पर हम लोग का आँख जो है डायरेक्ट बंद हो जाएगा। क्या दिमाग अगर कहेगा कि आँख खोल लो तब खुलेगा? नहीं खुलेगा। यह प्रत्यावर्ती क्रिया का कारण है कि कुछ अपने आप घटित होता है। जैसे कि छींक आना, खांसी आना और कोई चीज़ ऐसा देखते हैं, जैसे खट्टा पदार्थ देखते हैं। यहाँ पर देखिए लगाए हैं इमली। इमली आप देखते हैं तो इमली देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। तो क्या दिमाग कहेगा तभी आएगा? नहीं, यह प्रत्यावर्ती क्रिया है, अपने आप घटित हो जाता है। शरीर में कुछ क्रिया ऐसे होते हैं जो अपने आप घटित होता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं। प्रत्यावर्ती क्रिया समझें। अब प्रत्यावर्ती क्रिया के बाद कह रहा है कि प्रत्यावर्ती चाप किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि प्रत्यावर्ती चाप, प्रत्यावर्ती क्रिया जिस रास्ता से बाहर निकलता है उसी रास्ता को प्रत्यावर्ती चाप कहते हैं। बात समझें। जैसे छींक आना तो नाक के द्वारा आ रहा है, मुंह के द्वारा आ रहा है, तो प्रत्यावर्ती चाप हो जाएगा। क्या समझ में आपको आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही है प्रत्यावर्ती क्रिया, जिस रास्ता से आन जान करता उसे प्रत्यावर्ती चाप कहते हैं। प्रत्यावर्ती चाप एवं क्रिया में भाग लेने वाले अंग जो है, कौन कौन से जो है अंग भाग से पहला अंग क्या है, तो कहिएगा ग्राही। इसको रिसीवर भी कहते हैं। ग्राही को कहा जाता है कि जहाँ से संवेदना मिले उसे क्या कहते हैं? ग्राही या रिसीवर कहा जाता है। ये त्वचा, मांसपेशियों और अन्य अंगों पे जो है पाया जाता है। प्रमुख कार्य संवेदनाओं को क्या ग्रहण करना है। इसका मेन काम है संवेदना को ग्रहण करना। मेन काम क्या है? संवेदना को ग्रहण करना, इसीलिए इसे नाम है क्या? ग्राही। इसका नाम क्या है? ग्राही। दूसरा है संवेदना मार्ग। कहिएगा कि ग्राही जिस रास्ता से मस्तिष्क तक पहुंचता है उसी रास्ता को क्या कहते हैं? संवेदना मार्ग कहते हैं। मान के चलिए यहाँ पर जो है पैर के पास कुछ काटा, तो ये ग्राही जो है यहाँ पर जाएगा, है ना, दिमाग के पास जाएगा। और ये जो दिमाग के पास गया, ये रास्ता जो है ग्राही और यहाँ दिमाग के पास गया, इसको कहते हैं संवेदना मार्ग। ये रास्ता को क्या कहते हैं? तो ये रास्ता को कहते हैं संवेदना मार्ग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? तंत्रिका केंद्र। तंत्रिका केंद्र कह रहा मस्तिष्क के साथ जुड़ा होता है मेरुरज्जु, उसे ही तंत्रिका केंद्र कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य है संवेदना मार्ग से आए सूचनाओं को प्राप्त करना और उचित दिशा को, है ना, उचित दिशा निर्देश करना। यानी आप देखें कि यहाँ से सबसे पहले गया और ये जो है यहाँ पर कोई भी सूचना पहुँचा और सूचना पहुँचने के बाद ये निर्देश देता है, उसे क्या कहते हैं? तो ये तंत्रिका केंद्र कहते हैं। यहाँ जो निर्देश दिया जाता है उसे तंत्रिका केंद्र कहते हैं। क्या आपको समझ में आया? उसके बाद क्या कर रहा है? प्रेरक मार्ग।
प्रेरक न्यूरॉन के द्वारा बनाए गए मार्ग को प्रेरक मार्ग कहा जाता है। और प्रेरक न्यूरॉन क्या करा, दिमाग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने वाला न्यूरॉन को क्या कहते हैं, प्रेरक न्यूरॉन कहा जाता है। अब एक बचा हुआ है इसका एक भाग, उसको कहते हैं अभिवाही अंग। जो अंग सूचना को प्राप्त करता है उसे अभिवाही अंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि या इसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। अब समझिए मास्टर ग्रंथि कहाँ पर होता है यह समझिए। तो कहिएगा यह ग्रंथि हमारे चेहरे के ऊपर लिलाट के बीचों बीच होता है। मास्टर ग्रंथि जो है लिलाट के बीचों बीच, जहाँ औरत लोग टिकली साटते हैं। बात समझें कि नहीं? ठीक है, अभी आपको दिखाते हैं कि मास्टर ग्रंथि कहाँ होता है। ये देखिए मास्टर ग्रंथि जो है लिलाट के बीचों बीच होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इसके 2-3 भाग होते हैं, इसके 2-3 भाग होते हैं। कह रहा है अग्रपिंडक किसी व्यक्ति का लंबा या बौना होना इसी पर निर्भर करता है। अग्रपिंडक पर ही निर्भर करता है किसी व्यक्ति को लंबा या बौना होना। दूसरा क्या है, दूसरा है पश्चपिंडक। हमारे शरीर में जल संतुलन को नियंत्रण कौन करता है, तो यह पश्चपिंडक करता है। ठीक है, यह भी बात आप याद रखिएगा। अगला जो है थायराइड ग्रंथि, कहिएगा यह ग्रंथि ट्रेकिया के दोनों ओर और लैरिक्स के नीचे होता है। ट्रेकिया के दोनों ओर और लैरिक्स के नीचे होता है। आपको दिखाते हैं थायराइड ग्रंथि। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला जो चीज़ है, सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर ही और है, उसको पढ़ लेते हैं। क्या करा, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो कहिएगा थायराइड ग्रंथि से होता है। और थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। और इसमें कौन सा हार्मोन का स्राव होता है, तो कहिएगा थायराइड ग्रंथि का, है ना। इसमें कौन सा ग्रंथि रहता है, थायराइड ग्रंथि रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या करा, देखिए इस प्रकार से घेंघा रोग हो जाता है ना। आयोडीन के कमी से इस प्रकार से घेंघा रोग होता है। अगला कह रहा है प्रमुख, क्या कह रहा है, प्रमुख कार्य हड्डियों और बालों को विकास करने में सहायता होता है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है पाराथायराइड। पाराथायराइड ग्रंथि किसे कहते हैं, पाराथायराइड ग्रंथि किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि यह थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होता है। इसका प्रमुख कार्य है, क्या कार्य है, तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करना। कैल्शियम की मात्रा को क्या करना, नियंत्रण करना। ऐसा कौन सा फल है, आप बताइए ज़रा कमेंट करके, ऐसा कौन सा फल है जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होता है, तो कहिएगा कि कीवी। की कौन सा फल है, तो कीवी एक फल है जिसमें कैल्शियम की मात्रा क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़े। एड्रिनल ग्रंथि, यह किडनी वृक्क के ठीक ऊपर वाला भाग पर होता है। यह वाला देख रहे हैं, यही वाला ग्रंथि के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर समझिए क्या कर रहा है, एड्रिनल हार्मोन जो है, ये कार्टेक्स जो है, ये बाहरी भाग को क्या कार्टेक्स कहते हैं, लेकिन आंतरिक भाग को वहाँ पेल्विस कहा जाता था। किडनी के बाहरी भाग को कार्टेक्स कहा जाता है, लेकिन आंतरिक भाग को पेल्विस कहा जाता था। ठीक है, कार्टेक्स का क्या कार्य था कि भोजन के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना और लिंग हार्मोन का भी निर्माण करना। उसके बाद अगला जो मेडुला का प्रमुख कार्य क्या है, मेडुला का प्रमुख कार्य क्या है,
नामक हार्मोन का क्या होता है, इसमें से स्राव होता है। और यह क्या कहिएगा कि जब तनाव और परेशानी और डर गुस्सा में उत्तेजना में रहता है तो यह हार्मोन जो है बनता है। जब आप गुस्सा में रहते हैं तो यही वाला हार्मोन जो है बनता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या कर रहा है, उसके बाद फ्रीन जो है यह हार्मोन कहिएगा कि यह हार्मोन हमारे शरीर के हृदय की गति को क्या बढ़ाने का कार्य करता है, जिससे कभी कभी जो है हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर नामक बीमारी भी हो जाता है। अगर यह हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में बनता है तो रक्त में शर्करा की मात्रा भी का कार्य करता है। यह हार्मोन ज़्यादा बढ़ने से क्या है, दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा, आपातकालीन हार्मोन किसे कहता है, तो एड्रिनल हार्मोन को कहते हैं। अधिवृक्क के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये भी एड्रिनल हार्मोन को कहते हैं। यह दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जा चुका है। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि जब एड्रिनल हार्मोन रुधिर में मिल जाता है, यानी रुधिर यानी जब खून में मिल जाता है तो शरीर में क्या अनुक्रिया होती है, तो कहिएगा कि इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, जिसका निर्माण शरीर में डर, भय, क्रोध, आवेश की जो है स्थिति में उत्पन्न होता है, जिसके कारण हृदय की धड़कन, श्वास दर, रुधिर प्रवाह क्या होता है, बढ़ जाता है। मांसपेशी में ऑक्सीजन की जो है आवश्यकता अधिक होने लगती है। मांसपेशी में ऑक्सीजन की आवश्यकता क्या होने लगती है, अधिक होने लगती है, ठीक है। चलिए इसका बाद जो है, इसके बाद क्या पढ़ना है, जनन ग्रंथि। अब एक जनन ग्रंथि जो पढ़ना है ना, जनन को इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। जनन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जनन चैप्टर आपका एक चैप्टर है। जनन जो है एक क्या है, चैप्टर है। और यह 11, 12 और 10 तीनों में पढ़ना है यह चैप्टर, और काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर जो है जनन। और इसके बाद जनन चैप्टर ही शुरू होगा और काफ़ी बेहतरीन ढंग से आपको जनन पढ़ाएंगे। लगेगा कि नहीं जनन पढ़े हैं, ऐसा फील होगा। सारा क्वेश्चन आंसर उसका याद हो जाएगा। और यह जनन चैप्टर जो है एक पढ़ना है, लेकिन यह चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय में थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पर दिया गया है कि आप इसे थोड़ा सा समझिए, और पूरा विस्तार से अगला चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसका प्रमुख कार्य देखिए, जनन कोशिकाओं का निर्माण उम्र बढ़ने के साथ शरीर में होने वाले परिवर्तन को नियंत्रण करता है। जैसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यौवना अवस्था में जो है पुरुष का आवाज़ में भारीपन आना, स्त्री का आवाज़ में मधुरता आना, पुरुष का जो है कंधा चौड़ा होना, ये सब यौवनावस्था में होता है, जो कि डिटेल से जनन चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और अलैंगिक जनन संचित रोग, यानी गलत तरीके से अगर आप सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो उसमें कुछ बीमारी आता है, जो कि यहाँ पर देखिए कौन सा बीमारी है, गोनोरिया बीमारी है। ये एड्स भी इसी में होता है ना, सिफिलिस बीमारी। ये सब जो है सेक्सुअल रिलेशन बनाने के कारण, गलत तरीके से सेक्सुअल रिलेशन बनाने के कारण ये सब बीमारी होता है, ठीक है। उसके बाद आगे आपको देखिए डिटेल से समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अभी आपको बताए थे ब्रीसन के बारे में। देखिए ब्रीसन के बारे में आपको बढ़िया से समझाते हैं। सबसे पहले ब्रीसन समझिए। ये ब्रीसन जो है मानव में कितना होता है, तो कहिएगा ये नर में होता है। नर में ब्रीसन एक जोड़ी होता है। ब्रीसन एक जोड़ी होता है। अच्छा बताइए ब्रीसन का कार्य क्या है, तो इसी में अस्पर्म तैयार होता है। अस्पर्म जो
अंडाशय में जाता है अस्पर्म, अंडाशय और शुक्राणु दोनों आपस में मिलना चाहता है, अस्पर्म शुक्राणु उसी को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है शुक्राणु बनता है, किसमें? वृषण में। मानव में एक जोड़ी वृषण होता है, किसी किसी में शायद एक है ना, शायद किसी में एक ही वृषण रहता है। ठीक है, जो कि डिफरेंट लाइन में नौकरी जो करता है तो उसमें इसका छटैया भी हो जाता है चेक कर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले यह जो नलिका है और यहाँ पर जो यहाँ जौर होता है, स्टोर होता है, ये जो है अस्पर्म यहाँ बनता है और अस्पर्म में यहाँ जौर होता है, इसे कहते हैं अधिवृषण। जो जौर होता है इसको क्या कहते हैं? अधिवृषण कहते हैं। यहाँ पर जौर होता है और अधिवृषण के बाद ये वाला जो देख रहे हैं चिपचिपा द्रव, इसे कहते हैं शुक्र, है ना, शुक्राशय। इसे क्या कहते हैं? शुक्राशय चिपचिपा द्रव होता है। बात समझे? और ये सब टोटल डिटेल से आपको जनन चैप्टर में विस्तार रूप से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ समझें कि वृषण से क्या होता है, तो कहिएगा वृषण में जो है अस्पर्म तैयार होता है और यह अस्पर्म जो तैयार होता है ये कहाँ जाता है? तो ये जाता है ना अधिवृषण में। कहाँ जाता है? अधिवृषण में। और अधिवृषण में जो जौर होता है फिर इसके बाद ये शुक्राशय में चिपचिपा द्रव होता है, फिर उसके बाद जो है ना बाहर निकल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मादा में समझिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि अंडाशय, मादा में अंडाशय कितने होते हैं? तो कहिएगा कि एक जोड़ी होता है। मादा में अंडाशय कितना होता है? एक जोड़ी होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या, ये जो है सबसे पहले अंडाशय जो है बनने में 1 सप्ताह का समय लगता है। अंडाशय बनने में 1 सप्ताह का समय लगता है और अंडाशय जो बनता है तो फलोपियन नलिका के पास जाता है तो यहाँ पर जो है 2 सप्ताह लग जाता है। फलोपियन नलिका के पास पहुँचने में 2 सप्ताह लग जाता है। यहाँ जो है इंतज़ार करता है। इंतज़ार किसका करता है? शुक्राणु का, कि शुक्राणु आए तो हम निषेचन कर लेंगे। बात समझे कि नहीं? शुक्राणु आएगा तो निषेचित हो जाएगा। निषेचित उसे कहते हैं जो पाल पोसकर बड़ा होना, या कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही शुक्राणु जाएगा तो निषेचित होगा, यानी बच्चा तैयार होने लायक हो गया। अब धीरे धीरे बच्चा तैयार होगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, सबसे पहले जो है अगर शुक्राणु इधर से नहीं गया तो ये अंडाणु जो है ये फूट कर बाहर आ जाएगा, जिसे पीरियड कहते हैं। बात समझ गए? अच्छा, एक चीज़ आप बताइए कि सबसे पहले यह अंडाणु जो है यहाँ पर जो बन रहा है, हम अभी क्या बताएं कि 1 सप्ताह पहले बनने में लगता है और यहाँ पर फलोपियन नलिका के पास आने में 2 सप्ताह लग जाता है और यहाँ से जो है ना किसका? शुक्राणु का इंतज़ार करता है 1 सप्ताह। तो ये टोटल मिलाकर कितने दिन? 28 दिन हो जाते हैं, जिसे मासिक चक्र कहते हैं 28 दिन का। ठीक है, समझ गए? अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ समझिए कि अंडाशय में यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अंडाशय के कारण ही मासिक चक्र होता है और इसमें जो है अंडाशय 2 होता है। तो आप यहाँ सोचिए कि अगर 1 महीना अंडाशय इधर से, यानी कि मान के कहिए कि जनवरी महीना में मासिक चक्र आया है तो यह अंडाशय से आया है, तो अगला फरवरी में इधर से आएगा। माने एक बार जो है इधर से अंडाशय का जो है अंडाशय फूटने पर एक बार इधर से तो एक बार इधर से, इसीलिए 2 अंडाशय है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है। ये यहाँ पर सबसे पहले ये फलोपियन नलिका को बंद कर दिया जाता है। फलोपियन नलिका को क्या किया जाता है? बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है जैसा ही फलोपियन नलिका को बंद किया जाता है, या कहते हैं बच्चेदानी को जो है निकाल लिया जाता है, ऑपरेशन कराता है, छोटा ऑपरेशन। तो यहाँ से देखिए शुक्राणु जैसा ही जाता है, तो शुक्राणु जाने के बाद यहाँ जो है फलोपियन नलिका बंद है तो इधर अंडाणु से भेंट नहीं करेगा, तो इस प्रकार से निषेचन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और देखिए
1 सप्ताह पहले इसको जो है अंडाणु को बनने में लग जाता है समय। जब 1 सप्ताह का समय अंडाणु को बनने में लग जाता है और उस समय कोई सेक्सुअल रिलेशन बनाता है तो यहाँ पर ही जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी जो है अंडाणु बन ही रहा है। बात समझे कि नहीं। दूसरा मैटर समझिए, उसके बाद जो है 2 सप्ताह जो होता है यहाँ फलोपियन नलिका के पास रहता है। तो यहाँ फलोपियन नलिका के पास रहता है तो वो वाला जो है अगर मान के चलिए उस दौरान कोई सेक्सुअल रिलेशन बनाता है तो यहाँ पर ये कंप्लीटेड हो जाएगा, यानी निषेचित हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। और अगला जो सप्ताह आता है, अगर मान के चलो नहीं मिलता है, ठीक है, या मान के चलिए ये सप्ताह में कुछ ही दिन, मतलब अब 28 दिन में बोले कि पीरियड आता है तो आप 26 दिन या 25 दिन में मान के चलिए कोई सेक्सुअल रिलेशन बनाता है तो उस दौरान जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, क्योंकि ये अंडा अब फूटने लायक हो गया है, ये अब जो है कोई काम का नहीं रहा है। तो यह बात भी आप याद रखिए, समझें कि नहीं, ठीक है। तो अभी जो है फ़िलहाल आपको इतना ही पढ़ना है, इसमें ज़्यादा डिटेल से इसमें पढ़ना नहीं है। ज़्यादा डिटेल से जनन चैप्टर में आपको पढ़ना है बेहतरीन ढंग से, क्योंकि जनन चैप्टर ही यही सब पर है, ठीक है। फूलों में कैसे जनन होता है इसके बारे में पढ़ते हैं, पौधों में जनन, मानव में जनन, ठीक है। ये टोटल आपको विस्तार से बेहतरीन ढंग से आपको बताने का प्रयास करेंगे जनन चैप्टर में। और यह चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर आप बताइए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ये नंबर पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं नोट्स लेने के लिए। अगर आपको नोट्स लेना है तो यह नंबर पर आप संपर्क करके नोट्स ले सकते हैं, नहीं तो आप साथ में नोटबुक लीजिए और साथ में नोट का प्रयास कीजिए। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा काम करिए, ठीक है। अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप फ़ोन करके नोट्स ले सकते हैं। और कमेंट आप ज़रूर करिए, कमेंट में आप बताइए कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब एक ही बार करिएगा, है ना, नहीं तो 2 बार में अनसब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।